मुझे लगता है इस बिंदु पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी चिंतन करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। कभी सरकारी क्षेत्र की अच्छाइयां निजी क्षेत्र लेता है, कभी निजी क्षेत्र की अच्छाइयां सरकारी क्षेत्र को भी ले लेनी चाहिए। कितनी भी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, उसके लिए केआरए है। रिजल्ट देंगे तो रहेंगे, नहीं तो जाएंगे। ये जो सरकारी कर्मचारी और बाबू के दिमाग में ये घुस गया कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, बस्ती में नहीं रहूंगा, बहराइच में रहूंगा, मुंह छो बताओ तो दूंगा। और लाल प्रकाश सिंह जी कहते हैं मुझसे कि दिमाग में ये घुस जाता है आईएएस आईपीएस के कि मेरी लाल बत्ती की गाड़ी और सरकारी बंगला कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। ये जो अभय दान है ना, ये खत्म करो अब ना। हर साल रिव्यू होना चाहिए, उसके आधार पर इनका प्रमोशन तय होना चाहिए, इनकी सैलरी उसके आधार पर बढ़नी घटनी चाहिए। हर 3 साल पर एक बड़ा रिव्यू होना चाहिए और हर 10 साल पर एक डिसाइसिव रिव्यू होना चाहिए। डिसाइसिव रिव्यू जो ये तय करे कि आप सेवा में रहने लायक हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई कलेक्टर 50 जूते मारने का अभियान लेके चल रहा है, तो वो डिसाइसिव रिव्यू में उसको लिखा जाना चाहिए कि ये कंटिन्यू करने के लायक नहीं, इसको सेवा से बाहर करते हैं। ये चेंज करना चाहिए और ये लोकतंत्र के हित में है। जब मैं कहता हूं विधायिका के लिए राइट टू रिकॉल हो, जो जयप्रकाश जी कहा करते थे, तो मैं कार्यपालिका को ये छूट कैसे दे दूं कि 25 साल में भर्ती हो, 60 साल तक कुश्ती करो अखाड़े में ना। हर साल इम्तिहान से गुजरिए। अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्ट किया जाए, उसके हाथ में ट्रांसफर की लिस्ट के आदेश के साथ साथ केआरए दिया जाए कि आपको बस्ती में 1 साल में ये करना है। कर दिया तो नंबर मिले 10 में 10, नहीं तो मिले 10 में 2। ये करना होगा। और अब तो सब कुछ तकनीक इतनी अच्छी है, कोई झंझट ही नहीं। वेल डिफाइंड केआरए और केआरए अखबार में छपाओ, ताकि बस्ती का आदमी भी जान ले कि कलेक्टर के साथ क्या केआरए है, कप्तान के साथ क्या केआरए है, सीएमओ के साथ क्या केआरए है। सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, बैठे हैं, बड़ा गर्व से बता दिया अग्निहोत्री जी मैं 27 जिलों में डीएम रहा, 7 मंडलों में कमिश्नर रहा। उत्तर प्रदेश के लिए किया क्या? अरे बोले किया क्या, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। कोई सदाबर्त खुला है क्या, लंगर लगा है? और यहां मैं फिर नेताओं के साथ इस मामले में रहता हूं। नेता कितना भी गड़बड़ घोटाला कर ले, 5 साल में चुनाव में तो जाएगा ना, ग्रांड रिव्यू में। आजीवन पट्टेदारी तो मिलती नहीं किसी को चुनाव में, भूतपूर्व कर देती है जनता। सारा नशा उतर जाता है 1 दिन में। और अब तो जब से ईवीएम आ गई 1 दिन भी नहीं लगता, दोपहर होते होते नशा उतर जाता है। लेकिन आईएएस का नहीं उतरता, आईपीएस का नहीं उतरता, पटवारी का नहीं उतरता। मैं ऐसे ऐसे पटवारियों को जानता हूं, लेखपालों को जानता हूं, जिन्होंने अकूत संपत्ति पैदा कर ली अपने इलाके में। कहां से आई है संपत्ति? तनख्वाह तो हमको मालूम है आपकी कितनी है, ये तो पूछा जाएगा ना। 100 लांछन नेता पर लगते हैं। मनीष शुक्ला का, ओंकार नाथ जी का, अब्दुल हफीज गांधी का कुर्ते का कपड़ा बदल जाएगा तो मेरी निगाह में आ जाएगा कि अच्छा, इसका मतलब कहीं से कुछ माल आ रहा है। अधिकारी की कोठी, गाड़ी, बंगला, बच्चे विदेश में पढ़ रहे, रोलेक्स की घड़ी हाथ में पहने, समझ ही नहीं आ रहा। और तनख्वाह कितनी है? बोले 1,35,000। अरे 1,35,000 में हम तो रोटी नहीं खा पा रहे। मकान का किराया, ईएमआई और गाड़ी की किस्त देने के बाद आप बच्चे पढ़ा रहे हो लंदन में। और पिताजी हैं क्या? बोले बंजर भूमि विकास में थे। अरे बंजर भूमि में ये किया तो अच्छी भूमि के जब सेक्रेटरी रहे होगे तो क्या किया होगा? पूरा तमाशा बना के रख दिया। बात कड़वी बोल रहा हूं लेकिन सच्ची बोल रहा हूं। हमारे दोस्त अंसारी साहब भी हंस रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अग्निहोत्री जी सही कह रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है क्या? आइए मेरे साथ नोएडा। ओंकार बाबू गलत नहीं कह रहा, मैं ऐसी ऐसी कोठियां दिखा दूं। कभी मैं उनके घर गया
तो पता लगा ये जो झाड़ फानूस लगा है ये इटली का है, और जो मेज है ये हांगकांग से आई, और कुर्सी वाशिंगटन से आई। अब रहे क्या भैया? बोले पंचायती राज में थे। अरे ननकू तो मर गया भूखो, और तुम पंचायती राज में ऐसे कोठी बनवा लिए। ये कोई रॉकेट साइंस छुपी बात नहीं बता रहा, सीबीआई जांच की नहीं कह रहा। जिसको ये हो कि नहीं आए मेरे साथ, मैं दिखा दूंगा। लखनऊ में दिखा देंगे। लखनऊ तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हो। मैं 2-4 लोगों के घर गया, मैं स्तब्ध रह गया कि भारत की सरकारी सेवा में इतना पैसा आया कहां से। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, उत्तर प्रदेश के मन को छुएगी वो बात। अनीस अंसारी भाई, राजेश राय जी, मैं एक उत्तर प्रदेश के पुरानी बात है, एक बड़े नौकरशाह के नोएडा स्थित घर पे एक दिन गया, ठीक। तो सफारी सूट पहने तमाम उनको आप गार्ड बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन सफारी सूट और वॉकी टॉकी लिए तमाम लोग थे। वो मुझे ले गए अंदर, साहब आए बैठे, तो फलवल काटे उन्होंने। मैं फ्यूडल मेंटालिटी बता रहा हूं, लोकतंत्र में फ्यूडल मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। ओंकार जी, तो संतरा था, तो मैंने तो खाया और बीज हाथ में रख लिया, ठीक, कि भाई बाद में इकट्ठा फेंक दूंगा। 2-4 खाए। वो साहब जो खा रहे थे, एक सफारी पहने कर्मचारी हाथ लिए खड़ा था, उसके हाथ पर थूक रहे थे, रख रहे थे बीज। ऐसा तो वाजिद अली शाह का रुबाब हुआ करता था। मुगले आजम बनाओगे, अनारकली को नचाओगे, शाहजहां और अकबर और हुमायूं हो रहे हैं। बीज थूकने के लिए, रखने के लिए एक आदमी। उन लोगों से हम कैसे अपेक्षा करें कि गरीब की आंख का आंसू पूछेंगे। मेरा देखा हुआ किस्सा है। यादव सिंह का घर में जब छापा पड़ा था, अब्दुल हफीज गांधी, यादव सिंह की तनख्वाह उस वक्त मालूम कितनी थी? मैंने निकलवाया था नोएडा अथॉरिटी से, 70,000 रुपया महीना। कितनी? डिग्री कॉलेज में जो मास्टर है उसकी तनख्वाह 1,40,000 के आसपास है इस वक्त। उसकी थी आधी। उसके घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी, धूल मिट्टी खा रही थी, उसकी डिक्की में 8 करोड़ पड़े थे। अंदर नहीं रखे थे, पड़े थे खुले में। और बड़ी चर्चा हुई थी कि 2 किलो हीरा निकला। अब्दुल हफीज गांधी, मनीष शुक्ला और ओंकार नाथ जी, इनके घर में 2 किलो जीरा नहीं निकलेगा। हीरा तो छोड़ दो, जीरा निकल जाए तो मैं मान लूंगा। और कहते हो कि जी हम तो गरीब की सेवा के लिए प्रशासनिक सेवा में आए थे। तो हीरे कहां से आ गए? गरीब ने दिए। मैं योगी जी से कहूंगा निर्णायक प्रहार होना चाहिए। सरकार की वचनबद्धता जनता के साथ है, अधिकारियों के साथ नहीं। सरकार तो चुनाव में जाती है लेकिन अधिकारी नहीं जाते। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब सरकार का रिजल्ट आ सकता है तो अधिकारियों को इम्तिहान में क्यों नहीं बैठना चाहिए? जब मुख्यमंत्री रिजल्ट में फेल या पास हो सकते हैं 5 साल पर, प्रधानमंत्री हो सकते हैं इस देश में, तो सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं हो सकते? आईजी साहब क्यों नहीं हो सकते? मूल विषय ये है। ये हो जाएगा तो सारी व्यवस्था अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। धन्यवाद।